स्टूडेंट देखो, प्रॉब्लम नंबर 64, मिस्टर एक्स एज 61 ईयर्स आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब ये एनआरआई है. आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न on 31st March 2019 has taken an employed in a private company in Delhi. दिल्ली में वो प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया. कब? 1 अप्रैल 2019. एंड ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द एंडेड 31st मार्च 2020. तो हम लोग को बनाना है अप्रैल 2019 टू 31st मार्च 2020. तो इसमें देखो बेसिक सैलरी 9 महीने का जो इंडियन कंपनी में था दिल्ली में, तो उसका सैलरी था 35,000 पर मंथ. और बी पॉइंट में देखो 3 महीना जो है जनवरी टू मार्च for rendering service in Japan at the rate of 52,000 per month and he receives such salary in Japan. तो अगर जापान में उसको रिसीव हुआ और जापानीज कंपनी है तो इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ये इंडिया में टैक्स नहीं होगा, मतलब इसका ऊपर इंडिया में टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसका टोटल इनकम में भी हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे. तो सैलरी मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी जो कि 9 महीने के लिए दिल्ली में जो नौकरी कर रहा था इसके लिए होगा. सो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो बेसिक सैलरी उनका कितना होगा, तो एज सिंपल 35,000 इंटू 9 महीना जो कि आया 31,500. इसके बाद देखो ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 6,500 पर मंथ एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो इक्वल अमाउंट. तो हमको देखना कि ये 12% से ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है. ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सो लेट्स सी 6,500 जो ओन कंट्रीब्यूशन है ये एक्सीड कर रहा है कि नहीं. तो इसका एक छोटा कैलकुलेशन है, हम लोग यहाँ पर ही कर लेंगे. इसका एक छोटा कैलकुलेशन जो यहीं पर ही कर लेंगे कि हमको देखना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है. एक्सीड तो अभी पता नहीं चलेगा, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, वेरी सिंपल 6,500 इंटू 9 जो कि 58,500 आ रहा है. और हमको देखना है कि 12% से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, लेस 12% ऑफ सैलरी. सैलरी मतलब सिर्फ यहाँ पर बेसिक सैलरी है, तो हम लोग सिर्फ बेसिक का ऊपर ही 12% करेंगे, मतलब इनका ऊपर 12% जो कि 37,800. तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा. इसका मतलब देख रहे हैं कि हम लोगों को जो कंट्रीब्यूशन मिला है वो 12% से ज्यादा है, क्योंकि 12% ऑफ द बेसिक सैलरी इज 37,800, लेकिन 9 महीना में ऑलरेडी 58,500 जमा हो गया. सो द टैक्सेबल अमाउंट of the contribution to RPF is 20,700. इसके बाद देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू मार्च 31st मार्च 2020 जो कि है प्रोविडेंट फंड 8%. तो हमको पता है कि 9.5% तक टैक्स फ्री है. तो जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ और पीएफ जो भी बोलो ये इट्स नॉट एक्सीड 9.5. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नील. मेरा कोई कैलकुलेशन यहाँ पर होगा नहीं. ठीक है. इसके बाद देखो कार परक्यूसिस थोड़ा बाद में करेंगे. कार अलाउंसेस 12,200 इतना अलाउड टू हिज एम्प्लॉयर फॉर जापान. जापान में उसको कुछ भी मिले, कार अलाउंसेस कुछ भी टैक्सेबल यहाँ पर नहीं होगा. इसके बाद देखो परक्यूसिस में है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इन दिल्ली. सिर्फ दिल्ली का पोर्शन हम लोग करेंगे. यहाँ पर देखो फॉर व्हिच द एम्प्लॉयर पेज अ रेंट ऑफ 6,200 पर मंथ, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर 8,400. तो ये रेंटेड एकोमोडेशन था. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना चुके हैं कि जब इफ द एकोमोडेशन इज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर और रेंटेड पोर्शन होगा तो क्या इसका रूल था, जस्ट डायरेक्ट 15% ऑफ द सैलरी फॉर दिस पर्पस बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. लेकिन यहाँ पर कोई भी अलाउंसेस नहीं था, सिर्फ बेसिक सैलरी था. जो हम लोग यहाँ पर 15% करेंगे तो 15% कितना हो रहा है, इसका ऊपर हम लोग 15% करेंगे. फिफ्टीन परसेंट इसका हो गया. और रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना था 6,200 इंटू 9 महीना दिल्ली में था. तो इन दोनों में जो कम है, क्योंकि रूल जो था 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड व्हिच एवर इज लोअर. तो इन दोनों में जो कम है वो हम लोग यहां पर लिखेंगे. और एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यहाँ कितना फर्नीचर प्रोवाइड किए थे, तो देखो यहाँ पर
जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइड 84,000, तो 84,000 का 10% हो रहा है 8,400। स्टूडेंट ये सम करने से मेरा गलती हो गया कि यहाँ पर सैलरी मतलब बेसिक सैलरी और रिटायर्ड हो गया था, तो रिटायर्ड हो जाने के बाद उसको पेंशन क्या मिला वो भी उसका सैलरी का अंडर में ही आएगा, क्योंकि एज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको पेंशन मिलेगा। तो देखो पेंशन फ्रॉम अप्रैल 2019 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 12,500 पर मंथ, 12,500 पर मंथ उसको सैलरी मिल रहा है। और तब 9 महीना वो इंडिया में था, तो पेंशन भी यहाँ पर होगा। एक चीज यहाँ पर हमको इंसर्ट करना पड़ेगा कि पेंशन जो है 9 महीना का उसको 12,500 करके उसको 9 महीना मिलेगा, तो 1,12,000। तो टोटल सैलरी अभी हम लोग कहेंगे 4,27,500। क्लियर? तो इसमें थोड़ा गलती हो गया कि पेंशन हम लोग कंसिडर में नहीं किए थे, तो यहाँ जो होगा ये मेरा दोनों को प्लस करके होगा, दिस प्लस जो कि मेरा आया 64, दोनों मिल गया। तो दोनों का ऊपर अगर आएंगे 64 और रेंट पेड व्हिच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में जो लोअर है 55,800 और एट 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। लेकिन यहाँ पर एनम दिया हुआ है, पर एनम मतलब डेट का भी कंसीडर होना चाहिए कि जो 84,000 जो दिया हुआ है हमको 10% कैलकुलेशन करना है, लेकिन पूरा नहीं, पूरा साल का नहीं होगा, सिर्फ 9 महीना का होगा, क्योंकि वो बंदा दिल्ली में सिर्फ 9 महीना ही था। तो ये जो मेरा आया ये मेरा 12 महीना का था, तो 9 महीना का कितना होगा? तो देखो 9 महीना में आया 6,300, 6,300। तो कुल मिला के मेरा रेंट फ्री एकोमोडेशन हुआ 62,100। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन 62,100। क्लियर? इसके बाद देखेंगे कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या कार्ड दिया है? तो 12 HP कार्ड दिया हुआ है दिल्ली में, एक्चुअल फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस कार्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। तो देखो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अ कार्ड 12 HP इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर फॉर फ्री यूज एक्सक्लूसिवली फॉर हिज प्राइवेट यूज। बोथ पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए। तो प्राइवेट पर्पस के लिए क्या रूल था? इस रूल के लिए हम लोग देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग को समझ में आ गया कि प्राइवेट पर्पस के लिए कैसे हम लोग कार वैल्यूएशन करें। तो स्टूडेंट देखो वैल्यूएशन ऑफ कार में ये चार्ट हम लोग को दिए, ये पेज नंबर 18 है मेरा जो रिनॉकर है टैक्स का, उसमें क्वेश्चन पेज नंबर 18 में देखो कि एक्सपेंसेस कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम लोग ये पार्ट देखेंगे। अगर बोथ पर्पस होता तो यहाँ पर देखेंगे, और ऑफिस यूज होगा तो इसका वैल्यूएशन नील हो जाता है, और बोथ पर्पसेस होगा तो 1600 सीसी और ये। तो पर्सनल यूज के लिए क्या होता है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन। वैल्यूएशन ऑफ कार में फिर से बता रहे, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओन्ड में एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें दोनों होता है ऑफिस यूज, प्राइवेट यूज, और बीच वाला जो है फॉर बोथ पर्पस। तो हम लोग को सिर्फ ये पोर्शन देखना है, क्योंकि सच कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। क्लियर? तो हम लोग करेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% डेप्रिसिएशन। तो हम लोग जो वैल्यूएशन करेंगे कार फैसिलिटीज का यहां पर ही कर देते। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना था, तो हम क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में आके देखना पड़ेगा मेरा कार कितना था ना, कार का टोटल खर्चा था कितना, एक्सक्लूड फॉर द प्राइवेट व्हाइल एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रनिंग एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोली दिए 35,200। ठीक है? तो हम लोग इसका वैल्यूएशन में कुछ करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 35,200 लिख देंगे। क्लियर? इसके बाद देखो कोई सर्वेंट स्वीपर का सैलरी कुछ दिया कि नहीं। डोमेस्टिक सर्वेंट देखो मंथली वेजेस सब 3,500, एंड जापान में दिया है, जापान का पोर्शन आएगा ही नहीं। तो दिल्ली में जो है बोथ इन दिल्ली मंथली वेजेस 3,500 पर मंथ, एंड इन जापान मंथली 5,200। तो दिल्ली में 3,500 करके उसका सर्वेंट का सैलरी है, तो 9 महीना में उसका सैलरी कितना होगा 3,500 इंटू 9, जो क्या है 31,500। यहां तक मेरा
तो हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। यहाँ पर देखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हम लोग को थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर 12% ऑफ दी सैलरी, 12% ऑफ द सैलरी। अब सैलरी कितना है ना, सैलरी देखो 3,15,000 तो था जो इंडिया में उसको मिल रहा था, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए 3 महीना में जापान में जो था वो 52,000 करके 3 महीना मिल रहा है। तो 52,000 करके 3 महीना मिल रहा है, मतलब हो रहा है 1,56,000। सो 1,56,000, तो इसका टोटल जो होगा, थोड़ा गलती हुआ मेरा, फिर से हम रिव्यू कर रहे हैं कि ये जो है 6,500 उसका नौकरी था, जापान में था 3 महीना और 9 महीना, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है 12% ही होगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा हो सकता है, फॉरेन से भी प्रोविडेंट फंड में जमा हो सकता है। और जो 12% सैलरी है, दिल्ली का सैलरी और जापान का सैलरी मिला के उसका 12% होगा, जो कि होना चाहिए 12% ऑफ 3,15,000 प्लस 1,56,000, जो कि यहां पर आया 21,480। क्लियर? तो मेरा सैलरी ऑलमोस्ट ग्रॉस सैलरी मेरा हो गया, तो मेरा टोटल ग्रॉस सैलरी कितना होगा, तो इसका सम कर लेते हैं हम लोग। इसका टोटल जो होगा 5,77,800, ये जो है ये मेरा ग्रॉस सैलरी आ गया। अब डिडक्शन क्या होगा, तो डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उसको 50,000 मिलेगा, और ये सब में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने पेमेंट नहीं किए, तो 50,000 ही उसका एग्जम्पशन होगा। तो ग्रॉस सैलरी हम लोग बोल सकते हैं, इसके साथ इसका माइनस करेंगे जो कि 5,27,000, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नेट सैलरी। नेट सैलरी, नेट सैलरी, नेट सैलरी हो रहा है 5,27,780। अब आते हैं, ये तो एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया जो कि मेरा सैलरी पार्ट हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तो इस बंदे का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसका आया देखो, बैंक इंटरेस्ट उसको आया 75,400 इन दिल्ली एंड 15,000 फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक इन जापान एंड क्रेडिटेड इन द जापान, मतलब जापान में मिला है, तो जापान में अगर मिलेगा तो वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। ही अर्नड अ बैंक इंटरेस्ट 75,400, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम एक ही बात बोल सकते हैं कि मेरा सिर्फ 75,400 ही होगा। तो मेरा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इन दोनों को प्लस करके हम लोग बोलेंगे, ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अभी हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन में, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में 80C में अपना ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट था, तो ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना था, 78,000। सिमिलर कंट्रीब्यूशन हुआ था 78,000। डिपॉजिट टू द पीपीएफ, उन्होंने पीपीएफ में पैसा जमा किया था, देखो ड्यूरिंग द ईयर ही डिपॉजिटेड 40,000 इन पीपीएफ, तो 40,000 पीपीएफ में होगा। और क्या किया था, एलआईसी भी पेमेंट किया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओन लाइफ 5 lakhs टू एलआईसी एट 30,000, तो यहाँ पर 30,000 होगा, वाइफ का पेमेंट किया था। और क्या हुआ था, देखो प्रीमियम ऑफिस लाइफ पॉलिसी 6 lakhs, अच्छा ओन के लिए 30,000 था, 20,000 लाइफ इंश्योरेंस में फॉर ओन, सॉरी गलती हो गया, 20,000 ओन था और 30,000 अपनी बीवी के लिए दिया था। देखो एलआईसी एक्चुअली भारतीय कंपनी है, एलआईसी इज अ इंडियन कंपनी, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी हमको एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो एलआईसी पेड फॉर ओन
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर वाइफ, बट बोथ आर एलिजिबल। जापान से पेमेंट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये LIC जो है ये इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग अगर पेमेंट देंगे तो वो एग्जम्पशन होगा, हमको ATC में डिडक्शन मिलेगा। तो मेरा टोटल ATC में डिडक्शन कितना हुआ, देखो 1,68,000, लेकिन एज पर रूल हमको पता ही है कि चाहे जितना भी हो हमको 1,50,000 से ज्यादा हमको एग्जम्पशन ATC में नहीं मिलेगा। और ATTT-B में क्या था, ATTT-B क्यों हम यूज कर रहे हैं, ATTT-A क्यों नहीं कर रहे, तो ATTT-B ये जो बंदा था ये रिटायर्ड था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और इसका एज 61, दैट मीन्स ही इज अ सीनियर सिटीजन, एंड व्हेनेवर द सीनियर सिटीजन देन वी शुड फॉलो द सेक्शन ATTT-B, नॉट ATTT-A। तो ATTT-B में क्या बोले थे, क्या रूल था ATTT-B का, ATTT-B में 50,000 और इंटरेस्ट व्हिच एवर इज लोअर। तो देखो यहां पर इंटरेस्ट तो मिला उसको 75,400, लेकिन सेक्शन ATTT-B में उसको 50,000 एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो उसका नेट टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जो भी बोलो, हम लोग इसको टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं। टैक्सेबल इनकम दिस माइनस दिस, ये दोनों हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा, मतलब 2,00,000 ATC में हमको एग्जम्पशन मिला, तो मेरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया 4,33,180। इसका ऊपर हमको टैक्स पे करना है। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया है कि 4,03,180 उसका टैक्सेबल इनकम है। तो उसका टैक्सेबल इनकम 4,03,180 हुआ। चलो हम इसका ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स कैसे होता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में इसको बोल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम लोग सेमेस्टर 6 में सीखेंगे, तो भी हम यहां सिखा देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में 0 से 2,50,000 तक मेरा कोई भी टैक्स नहीं लगता, फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख, लेकिन 5 लाख यहाँ नहीं है, सिर्फ है 4,03,180, 403,180। इसका ऊपर हमको @5% टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 403,180 माइनस 2,50,000, तो ब्रैकेट कर देते, उसका ऊपर 5%, जो क्या है 7,659। ठीक है, अब टैक्स तो हो गया, अब लेस हमको रिबेट भी मिलेगा। रिबेट का क्या रूल बोले थे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में कि ग्रॉस टोटल इनकम अगर किसी का 5 लाख कम होगा तो उसको 12,500 और टैक्स व्हिच एवर इज लोअर, व्हिच एवर इज लोअर, जो कि 12,500 और 7,659, तो 7,659 मेरा ये है, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ, कुछ भी नहीं हो, मतलब हमको कोई भी टैक्स हम लोग को पेमेंट करना नहीं है, तो टैक्स लायबिलिटी यहां पर नील हो गया। क्लियर। तो 87 रिबेट कब मिलता है, जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम हो या 5 लाख तक हो, तब जाके उसको 12,500 मिलेगा, और इसमें उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 4,03,180 है। स्टूडेंट इस सम में थोड़ा और एक गलती है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो था रेंट फ्री अकोमोडेशन वो पेंशन को लेके था, लेकिन पेंशन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इंडियन गवर्नमेंट है, तो पेंशन इंडिया में ही आना चाहिए, चाहे वो यहाँ पर रहे या ना रहे। तो जो ये जो है जो पेंशन है, पेंशन का कैलकुलेशन किए थे, देखो 12,500 इंटू 9, मेरा यहाँ पर होगा 12,500 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इंटू 12, लेकिन कैलकुलेशन जो रेंट फ्री है वो मेरा 9 महीना का ही होगा, रेंटेड एकोमोडेशन 9 महीना का ही होगा। तो इसके लिए थोड़ा मेरा चेंजेस हो गया, और 4,40,680 आ गया मेरा इनकम, और इसका ऊपर जो टैक्स बचेगा ये भी थोड़ा कम हो गया, टैक्स थोड़ा ज्यादा होगा, 4,40,680। यहाँ पर हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, जो कि 9534